बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आकिब अली और आप देख रहे हैं IS अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, टुडे वी टेक द टॉपिक फ्रॉम द फिज़िक्स, द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है और उसके अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं और वो कैसे डिफ़ाइन किए जा सकते हैं, आज हमने ये टॉपिक यहाँ पे लिया है। तो बिना किसी देर के हम यहाँ पे टॉपिक पे चलते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के सबसे पहले तो आप देख लें, ये सर आइज़क न्यूटन ने ये लॉ दिया था। ठीक है, और उसके 3 स्टेटमेंट्स हैं। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ, सेकंड स्टेटमेंट को हम कहते हैं सेकंड लॉ एंड थर्ड स्टेटमेंट को हम कहते हैं थर्ड लॉ। ठीक है, तो इसमें डिफाइन है, फर्स्ट लॉ जो है वो इस तरह डिफाइन होता है, इफ़ अ बॉडी इज़ इन रेस्ट। ठीक है, अगर कोई बॉडी जो रेस्ट में है, इट विल रिमेन एट रेस्ट, वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी। एंड इफ़ अ बॉडी इज़ इन मोशन, ठीक है, अगर कोई बॉडी मोशन के अंदर है तो इट विल कंटिन्यू टू मूव इन स्ट्रेट विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो वो जो बॉडी है वो कंटिन्यू चलती रहेगी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ until and unless it is acted on by an external force। ये तब तक चलती रहेगी या तब तक वो रेस्ट के अंदर होगी बॉडी, वो ऑब्जेक्ट, जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, आज इस लॉ के अंदर 2 स्टेटमेंट्स हो गई, फर्स्ट लॉ के अंदर भी 2 स्टेटमेंट है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर कोई बॉडी, अगर कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट इज़ इन रेस्ट, ठीक है, इट विल रिमेन इन रेस्ट। ठीक है, तो ये पहला इस लॉ का स्टेटमेंट हो गया कि अगर कोई बॉडी भाई रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट के अंदर ही होगी। जैसे कि इसका मिसाल मैं आपको दूं कि अगर कोई बुक टेबल पे पड़ा हुआ है तो वो पड़ा ही रहेगा हमेशा, जब तक कोई बंदा उसको आके उठाए ना। ठीक है, या फिर कोई चीज़ चीज़ आपकी जहाँ पे पड़ी हुई है वो वहाँ पे ही पड़ी रहेगी, जब तक उसको कोई वहाँ से हटाए ना, जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, वो वहाँ पे ही रहेगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये है कि द बॉडी इज़ इन मोशन, इट विल कंटिन्यू टू मूव। ठीक है, अगर कोई बॉडी मोशन के अंदर है तो वो मूव करती रहेगी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जब तक उसको कोई चीज़ रोके ना। ठीक है, अब फर्स्ट के अंदर तो हमने भाई मिसाल दे दिया कि भाई कोई बुक, कोई चीज़ पड़ी हुई है, उसको जब तक कोई बंदा वहाँ से उठाएगा नहीं तब तक वो वहाँ पे पड़ी रहेगी। ठीक है, अब सेकंड के लिए क्या है, कोई चीज़ चल रही है। ठीक है, अगर मैं किसी बॉल को यहाँ से थ्रो करूँ ज़मीन से नीचे, ठीक है, थ्रो करूँ तो वो चलता ही रहेगा अगर उसको कोई चीज़ रोके ना। अब उसको कौन सी चीज़ रोकती है, फर्स्ट जो चीज़ होती है वो फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सरफेस। ठीक है, हमारी फ्रिक्शन होती है सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में, वो उसको रेजिस्ट करती है, वो उसको रोकती है। ठीक है, एंड सेकंड इज एयर रेजिस्टेंस। क्या? एयर रेजिस्टेंस। अब ये 2 चीज़ें होती हैं जो हमारे जो मूविंग कंडीशन के अंदर इस लॉ के मुताबिक जो चीज़ें हमारी मूव कर रही होती हैं, जो चीज़ें हमारी मोशन के अंदर होती हैं, उनको ये 2 चीज़ें रोकती हैं। पहली तो भाई कोई चीज़ रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, लेकिन कोई बंदा आके उसको अगर उठाए कहाँ से, उसको चेंज करे तो वो चेंज हो सकती है। ठीक है, सेकंड ये है कि कोई मोशन में तो वो क्यों रुकती है। अगर मैं गाड़ी को, कार की एक्सीलेटर बढ़ा दूँ, ठीक है, बढ़ा के उसको चला दूँ, या कोई बॉल जो है मैं उसको थ्रो कर दूँ, उसको फेंक दूँ, तो वो आगे चल के रुक जाता है। भाई रुकता क्यों है, उसका रीज़न यही है कि फर्स्ट रीज़न जो है वो फ्रिक्शन होता है, जो ज़मीन और उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस बॉल के अंदर जो फ्रिक्शन होता है वो होता है। सेकंड रीज़न जो होता है वो हमारा एयर रेजिस्टेंस होता है, उसको हवा जो होती है उसके अपोजिशन में जो हवा उसको भी रोकती है। ठीक है, तो ये 2 रीज़न हो गए हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट के, न्यूटन्स लॉ के फर्स्ट लॉ जो है उसके अंदर 2 स्टेटमेंट्स होती थी। पहली ये कि कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, कोई चीज़ अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। तो उनके रीज़न भी हमने देख लिए। भाई रीज़न क्या है, एक तो जो ऑब्जेक्ट और सरफेस के अंदर जो फ्रैक्शन होती है वो उसको रोक लेती है, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो आहिस्ता आहिस्ता रुक क्यों जाती है, भाई वो रुक जाती है फ्रैक्शन की वजह से। और दूसरा रीज़न वो रुक जाती है भाई एयर रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये था हमारा न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ का पहला स्टेटमेंट, जिसको हम कहते हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। फ्रेंड्स, न्यूटन्स लॉ का जो सेकंड स्टेटमेंट है या फिर जिसको हम कहते हैं सेकंड लॉ है,
वो ये है कि द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी। जो एक्सीलरेशन है किसी भी बॉडी की जो चल रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स की। जितना उसको फोर्स बढ़ाएंगे उसकी एक्सीलरेशन बढ़ेगी, लेकिन इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी। जब उसका बॉडी का मास बढ़ जाएगा तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है और उसकी जो एक्सीलरेशन है वो कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल दूं, अगर आप बाइक को धक्का लगा रहे हैं, एक बंदा है वो बाइक को धक्का लगा रहा है और बाइक का जो वेट है, एक गाड़ी जो मोटरसाइकिल है बाइक है उसका जो वेट है वो है भाई 70 किलो फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, या फिर 60 किलो आप बोल दें भाई, उसका जो वेट है वो है 60 किलो। एक बंदा उसको दौड़ा रहा है और वो 10 किलोमीटर पर स्पीड पे उसको धक्का दे रहा है, लेकिन उसकी जगह अगर हमने कार खड़ी कर दी तो कार को वो जब धक्का देगा वही बंदा, तो वो उसकी 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड नहीं होगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इट्स ड्यू टू दी mass of that car, due to the mass of that object. So this definition is defined as the acceleration of body is directly proportional to force and inversely proportional to mass. So the equation is A directly proportional to F and second statement A is inversely proportional to M. ठीक है, A defined as the acceleration of body and M defined as the mass of body, F defined as the force of body. ठीक है, फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। सो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब यहाँ पे मास इज अ कांस्टेंट। सो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कोई चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई गाड़ी है, कोई चीज़ है, उसका मास तो कांस्टेंट होना ही है, उसका मास बढ़ता नहीं है। वही होगा जब हम उसको फोर्स अप्लाई करेंगे तब भी वही होगा, जब हम उसका किसी और बॉडी के साथ कंपेयर करेंगे तो उसका भी कोई कांस्टेंट वेट होगा। ठीक है, वेट तो हो गया कांस्टेंट। सो हमने प्रोपोर्शनलिटी की निशानी हटा के यहाँ पे इक्वल की निशानी दे दी है। सो एक्सीलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर इज़ इक्वल टू फोर्स एंड फोर्स अपॉन मास, और इसको हम कहेंगे भाई फोर्स इज इक्वल्स टू ma। तो दिस लॉ इज़ आल्सो नोन एज आल्सो कॉल्ड दी फोर्स इज इक्वल्स टू ma लॉ। ठीक है, तो इसको बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस तरह जानते हैं कि भाई फोर्स इज इक्वल्स टू ma लॉ है, इसको F इज इक्वल्स टू ma लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारी ये आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई जो सेकंड लॉ है, सेकंड स्टेटमेंट है न्यूटन लॉ की, उसने ये कहा कि जो एक्सीलरेशन है किसी बॉडी की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, वो डिपेंड करती है फोर्स पे, जितना उस पर फोर्स अप्लाई होगा उसकी एक्सीलरेशन बढ़ेगी। लेकिन उसने दूसरी बात उसके साथ भी कही कि भाई वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अगर उसी बॉडी का आप मास बढ़ा देंगे तो उस पर जो एक्सीलरेशन होगी वो कम होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भाई सेकंड लॉ। एंड अब चलते हैं हम थर्ड लॉ के पास। फ्रेंड्स ये है भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इट मे बी डिफाइन एज इफ़ अ बॉडी ए एग्जर्ट्स, ठीक है, ये ए बॉडी का नाम दिया, नेम है, ठीक है, एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन अ बॉडी बी। अगर कोई बॉडी ए है, जैसे कि मैं यहाँ पे कह दूँ भाई ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ठीक है, इसका जो फोर्स है वो बी बॉडी पे लगे। ठीक है, द बॉडी ए एग्जर्ट्स फोर्स ऑन बॉडी बी, देन बॉडी बी एग्जर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन बॉडी ए। तो इस स्टेटमेंट में ये है कि भाई अगर कोई ए बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, किसी चीज़ पे फोर्स लगाता है तो उसका जो अपोजिट एंड इक्वल जो फोर्स होगा वो उस बॉडी पे आके लगेगा। ठीक है, जैसे एवरी, या फिर इसको हम कहते हैं एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी बॉडी है, कोई भी फोर्स हम किसी चीज़ पे लगाते हैं तो उसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वहाँ पे होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको मिसाल दूँ कि मैं ज़मीन पे चल रहा हूँ, ठीक है, तो ज़मीन पे चलने की वजह से मैं अपना जो एक्शन है वो एक्शन कर रहा हूँ ज़मीन के डाउनवर्ड। ठीक है, ज़मीन पे जैसे पाँव रखता हूँ तो वो डाउनवर्ड एक्शन हो गया। अब उसके रिएक्शन में क्या हमें मिलता है, वो हमें अपवर्ड करती है, जिसकी बदौलत हम रन कर सकते हैं, हम चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं या फिर रन कर सकते हैं। ये हो गया भाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक है, उसके अलावा मैं एक और बात आपको यहाँ पे बता दूं कि भाई कोई भी फोर्स जो है, ये जो लॉ हमें कहता है एक्शन एंड रिएक्शन, वो किसी एक बॉडी पे, सेम बॉडी पे नहीं होता। अगर बॉडी ए है वो एक्शन करती है
तो बॉडी बी जो है वो उसका रिएक्शन करेगी, वो बॉडी ए पे एक्शन करेगी, या फिर उसको हम जब रिएक्शन उसको इसलिए बोलते हैं वो दोबारा एक्शन करती है, ठीक है। तो कोई एक बॉडी पे, मिसाल बॉडी ए एक्शन कर रही है तो बॉडी ए ही रिएक्शन करेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर बॉडी ए एक्शन कर रही है तो बॉडी बी उसका रिएक्शन करती है, ठीक है। या फिर आपको मिसाल में एक और दे दूं कि एक्शन रिएक्शन का मिसाल कैसे, एक बॉल है, आप थ्रो कर रहे हैं किसी दीवार के पास, ठीक है, वो दीवार पे एक्शन करता है, दीवार पे फोर्स लगाता है, फिर रिएक्शन में क्या होता है भाई, वो दीवार उस पे दोबारा रीफोर्स करती है, रिएक्ट करती है और उस बॉल को पीछे खींच के लाती है, ठीक है। तो वो पीछे चला आता है, पीछे दोबारा फिर थ्रो होता है, वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में ही होता है। जैसे मैंने आपको चलने का मिसाल दिया, वॉकिंग का मिसाल दिया कि ज़मीन पे हम डाउनवर्ड करते हैं तो अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन की वजह से वो हम अपवर्ड, वो हमारा पाँव जो है वो हमारा अपवर्ड हो जाता है। फ्रेंड्स, दिस इज़ अवर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो हमने सर आइजैक न्यूटन से सीखा, सर आइजैक न्यूटन ने इसको दिया। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, हमने आज ये तीनों लॉज, तीनों स्टेटमेंट्स जो न्यूटन्स की हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की हैं, वो आज हमने पढ़ ली हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई किसी चीज़ की दिक्कत हो रही है, किसी चीज़ की परेशानी हो रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल कर सकते हैं, या फिर अगर कोई सजेशन है तो आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।